हेलो बच्चों, हमने एक लेसन कर लिया है। क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे आपने। टाइमली करते रहो, बाद में वो मिस हो जाते हैं तो फिर मैम भेजो भेजो बोलते हो, इसलिए मेरे डालते ही सेम डे या दूसरे दिन, मतलब 2 दिन 3 दिन बहुत है करने के लिए, तो उसे कर लिया करो टाइमली। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग कविता है, जिसमें झांसी की रानी के बारे में सब लोग जानते होंगे कि बहुत ही फेमस 1857 में जो हमारे यहाँ सबसे पहली क्रांति हुई थी। अंग्रेज क्या, हमारे यहाँ कौन उस समय शासन करते थे? अंग्रेज लोगों का रूल था, यहाँ पर शासन करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, जो भारतीय लोग थे उन पे अत्याचार करते थे और उन्हीं की यहाँ पर उन्हीं की चीज़ों को उन्हीं को महंगे दामों में बेचते थे, उनका शोषण करते थे। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर, पहले क्या थे लोग, ठीक है उनके वो अत्याचार सहते रहते थे, उनको पता ही नहीं था लड़ना, उनके खिलाफ खड़े होना। ऐसे में ना, सबसे पहले झांसी की जो रानी थी उनके साथ और कई नाना साहब और कई सारे, मतलब जो उस समय के शूरवीर थे, उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दी। बिगुल बजाई मतलब उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की, जिसको कहते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनसे लड़ाई ली थी अपनी स्वतंत्रता के लिए। ये लोग बड़ी ही वीरता के साथ लड़े थे। तो इस जो कविता में है वो झांसी की रानी के बारे में बताया गया कि किस तरह से उन्होंने, अंग्रेज अफसर थे उनके साथ वीरता से लड़ाई लड़ी और अंत में, क्योंकि वो अकेली रह गई थी, और अंत में वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। वो उन्होंने अंग्रेजों के आगे हिम्मत नहीं हारी और ना ही उनके आगे झुकी, बल्कि वो सीना तानकर बड़ी वीरता के साथ उनसे लड़ाई लड़ी और उनका सामना किया और शहीद हो गई। उन्होंने एक, जो पीछे लोग रह गए थे उनको एक पाठ पढ़ाया कि गुलाम मत रहो, गुलामी मत सहो, शोषण मत सहो, ये देश हमारा है और इससे ये हमारा ही रहेगा, हम किसी के हाथों में इसे नहीं सौंप सकते। ये पाठ वो पढ़ा कर गई और वहीं से क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए धीरे 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 शुरुआत हो गई थी। ये शुरुआत में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का था, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। कहते नहीं, किसी काम की सबसे पहले शुरुआत तो करनी ही पड़ती है, और ये शुरुआत इन्होंने की थी। अब सबसे पहले हम इस लेसन को शुरू करेंगे। आप उससे शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए झांसी की रानी जो थी, ये कौन थी। जो ये बचपन से ही है ना, ये इनको शौक था, मतलब तलवारों से खेलना, कटार के साथ खेलना। जैसे छोटे बचपन में नहीं होती लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, उनकी शादियां करती हैं, खिलौनों से खेलती हैं, घर बनाती हैं, घर घर खेलती हैं। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो इन सब से अलग हटके बचपन से किनके साथ खेला करती थी, हथियारों के साथ। इनके दोस्त भी वही थे और हथियारों के साथ खेला करती थी और एक सेना बना लेती थी, और जो दुश्मन होते थे उनको ढूंढती थी। इस तरह के खेल भी ये खेला करती थी। तो वहीं से इनका पता चलता है कि ये एक वीर और शक्तिशाली महिला थी। शुरुआत वहीं से हुई। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है वो ये है, सिंहासन इल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में ये तलवार पुरानी थी,
बुंदले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले ना इसके जो कठिन शब्द है वो देख लेते हैं हम कुछ, है ना। जैसे सिंहासन, सबसे पहला शब्द क्या है? सिंहासन। सिंहासन मतलब राजगद्दी, कुर्सी। भ्रकटी यानी भौहें जो आँख के ऊपर होती हैं, आईब्रो, उनको कहते हैं भुकटी। गुमी कहते नहीं मेरी को ये पेंसिल गुम गई, तो मतलब खोई हुई। कीमत, मूल्य। फिरंगी, फिरंगी अंग्रेजों को कहा जाता था। ठानी थी यानी निश्चय किया, ठानना मतलब निश्चय करना। मर्दानी यानी मर्द की तरह, यानी पुरुषों की तरह, यानी उनमें थे नहीं तलवारबाजी वगैरह, ये लड़ाई लड़ना ये सब कौन करते हैं? पुरुष करते थे। लेकिन ये सारे गुण किस में थे? लक्ष्मीबाई में थे। तो जिसमें पुरुषों के तरह गुण होते हैं उनको मर्दानी कहते हैं। और ये हमारी बसंत है, बसंत किताब से ली गई है ये कविता। तो इसमें झांसी की रानी के बारे में बताया गया है। अंग्रेजों की जो गलत नीतियाँ थी उनसे जो देसी शासक थे ना वो क्या थे? चिंतित थे, यानी वो चिंता करते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। वो जो लोग थे उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे। अपनी ही माल को, कच्चा माल ले लेते थे, फिर उसको बनाकर महंगा बेचते थे। लगान अपने ही खेत, अपनी ही भूमि का हमें दूसरों को लगान देना पड़ता था, किसानों को। तो ये सारा क्या था? शोषण ही था। और यहाँ से जितना हमारा पैसा था वो कमा कमा कर अपने यहाँ ले जा रहे थे। तो इनकी जो वो अलग ऐसे रूल्स बनाए थे उन्होंने, ऐसे नियम बना दिए थे जो कि है ना, जैसे कि किसी के राजा के अगर पुत्र नहीं है तो वो उस पे वो राज्य उनका हो जाता था, यानी गोद लिए हुए पुत्र को भी और वहाँ का राजा बनाने का उनको अधिकार नहीं था। तो और लालच देते थे वो राजा वगैरह को, नवाबों को लालच दे देकर उनको अपनी तरफ मिलाते थे। फिर उन्हीं से जो यहाँ के शासक होते थे उन पे आक्रमण करते थे और उनके राज्य को हथिया लेते थे, फिर उन्हीं से पैसे वसूलते थे। तो ये उनकी क्या थी? गलत नीतियाँ थी, जिससे सारा शासक वर्ग था चिंतित था। और इस शासन और अपमान के विरुद्ध जो कुछ राज परिवार थे उनको क्या आ गया था? क्रोध आ गया था। और क्रोध से कहते नहीं, क्रोध आता तो अपनी भौहें आईब्रो पर हो जाती हैं, तो वहाँ उससे बताया गया कि वो क्या हो गए थे? उनको क्रोध आ गया था। और जो वो वर्षों से उनकी गुलामी सह रहे थे उसके प्रति वो क्या हो गए थे? खड़े हो गए थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। उसमें भी और सब कुछ नए, जैसे नए नए थे जवान, उनके खून में क्या था? जोश था। और वो जोश हिलोरे लेने लगा, यानी जोश के साथ वो खड़े हो गए। और सबको क्या चाहिए था? अपनी खोई हुई स्वतंत्रता चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता का महत्व समझ लिया था और सबने निश्चय कर लिया था कि अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना होगा। और इसके लिए सन 1857 की लड़ाई में क्या, जो पुरानी तलवारें थी वो क्या हो गई? फिर से एक बार चमक उठी, यानी फिर से जो तलवारें पड़ी हुई थी, जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो सब अब उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो गए थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। और जो स्त्रियां थीं वो भी मर्दों की समान वीरता के साथ लड़ने को तैयार थीं। और जिसमें सबसे बड़ा नाम था वो था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब इससे पता चलता है कि इन लोगों ने क्या कर रहा था? उनकी गुलामी के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और भारतीयों के मन में एक आशा की किरण जगा दी कि वो स्वतंत्र हो सकते हैं अगर चाहे तो। अगर वो खड़े हों इनके खिलाफ तो स्वतंत्र हो सकते हैं।
और हम इनकी गुलामी अब नहीं सहेंगे। तो एक शुरुआत भारत में ये हो चुकी थी। दूसरी देखो इसकी वो है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मैंने आपको समझाया था ना कि है ना, वो किससे खेलती थी बचपन में, बर्छी ढाल कृपाण कटारी इन सब के साथ वो खेला करती थी। वो और लड़कियों की तरह गुड्डा गुड़िया या घर घर नहीं खेलती थी, वो सब इन हथियारों के साथ ही खेला करती थी। इन्हीं को अपना दोस्त उन्होंने बनाया था। और जो नाना साहब थे उनके साथ वो स्कूल में पढ़ी भी थी। स्कूल तो नहीं होते थे पहले तो है ना, घर पे ही पढ़ाने आते थे, पढ़ते थे। तो वो नाना के संग ही पढ़ी थी और उन्हीं के संग खेलती थी और उन्हीं के साथ तलवारबाजी कृपाण कटार ये सब उन्होंने चलाना सीखी थी। और किसकी, कानपुर के नाना की वो क्या थी, मुँह बोली बहन थी और अपने पिता की वो इकलौती संतान थी। अब इसको हम जैसे वैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। देखो ये तो मैंने वैसे समझाया आपको, अगर इसको हमें वैसे लिखना है कि व्याख्या आ गई तो हम इसको कैसे लिखेंगे। मुँह बोली का मतलब मानी हुई, छबीली यानी सुंदर, संतान यानी औलाद, कृपाण यानी छोटी तलवार, गाथाएं यानी कहानियाँ, गाथाएं यानी कहानियाँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। बचपन में उसे नाना साहब क्या कहा करते थे, छबीली, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तो जो नाना साहब थे वो बचपन में लक्ष्मीबाई को छबीली कहा करते थे। वे उसे अपनी बहन मानते थे, वह बहुत सुंदर थी। वे नाना के साथ ही पढ़ती और खेलती थी। उसकी दोस्ती किससे थी, केवल बर्छी ढाल तलवार और कटार से थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे क्या थी, जबान पर याद थी। उससे क्या पता चलता है कि वो शुरू से ही वीर पुरुष थे, उनकी गाथाएं वो पढ़ती थी और इससे उनकी वीरता और शौर्य का पता चलता है कि बचपन से ही उन्हें वीरता और शौर्यता पसंद थी। बुंदेलखंड के वासी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी थी। बुंदेलखंड के योद्धा ना बहुत वीर माने जाते थे उस समय, और उनकी वीरता में ना बहुत सारी कविताएं गाथाएं लिखी थी कवियों ने। तो है ना, सब ये कहा जाता है कि वो बुंदेलखंडी कहते थे कि एक और ये रानी हुई है, एक ऐसी रानी हुई है जो कि बुंदेलखंड की उसमें वीर गाथाएं में जुड़ गई हैं और उनकी गाथा को और लंबा इन्होंने बना दिया है, इनकी गाथाओं ने, इनकी वीरता ने। ये बुंदेलखंडी उनकी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, उनकी तारीफ करते थे। उसके बाद लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता की अवतार। नहीं बच्चों, एक सेकंड, बीच में एक छूट गया। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। यानी मैंने बताया ना कि वो शिवाजी की उन्होंने बचपन में ही गाथाएं पढ़ी थी और वो उनको जबानी याद थी। और ऐसा बुंदेले उनकी तारीफ करते हैं, उनकी शौर्य और वीरता की गाथाएं वो गाते हैं, उन्हीं के मुंह से वो गाथाएं सुनी गई थी और कहते हैं कि वो बहुत ही वीरता के साथ लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध चक्रव्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। मैंने बताया ना, लक्ष्मी थी या
दुर्गा की अवतार। ऐसे लगता था कि वो लक्ष्मी है या किसी दुर्गा, मतलब लक्ष्मी है या फिर किसी दुर्गा, दुर्गा मतलब भवानी का अवतार हैं। अवतार यानी जन्म, पुलकित यानी खुश, व्यूह रचना मतलब दुश्मन को घेरने की कला। युद्ध में है ना, करते नहीं है, व्यूह रचना करते हैं, तो मतलब ऐसी रचना करना कि दुश्मन उसमें, उनके उस चक्रव्यूह में आकर फंस जाए। सैन्य यानी सेना, दुर्ग यानी किला, खिलवाड़ यानी खेल, आराध्य मतलब जिसकी आराधना की जाए, कहते नहीं ये हमारे आराध्य देव हैं, और भवानी मतलब दुर्गा। तो ये कहना मुश्किल है कि वो लक्ष्मी थी या भवानी का रूप यानी दुर्गा का रूप में उन्होंने जन्म लिया हो। कहते हैं ना कि मतलब दुर्गा रूप, तो ऐसा लगता था कि वो लक्ष्मी का अवतार हैं या लक्ष्मी जी हैं या फिर मतलब स्वयं दुर्गा ने अवतार ले लिया हो इस जन्म में। तो ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, उनकी वीरता और शौर्य को देखकर ऐसा कहा जाता है। देख मराठा पुलकित होते, जो मराठा थे वो उनकी तलवारबाजी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो बचपन से ही निपुण हो गई थी तलवारबाजी में। तो वो देखकर, जो मराठे थे उनकी तलवारबाजी को देखकर, उनके वार को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, मतलब मैंने पहले भी बताया कि वो नकली युद्ध की करती थी और व्यू की रचना करती थी। व्यू की रचना करना जिसमें कि है ना, दुश्मन कैसे आके इसमें फंसाए जा सके, दुश्मनों को इसमें फंसाया जा सके, और वो खूब शिकार खेलती थी, और सेना को कैसे घेरना चाहिए, दुर्ग कैसे तोड़ा जाए, इस तरह के वो खेल भी ऐसे ही खेलती थी बचपन से, जिससे उनकी वीरता, वो सब देख देख के जो मराठे थे ना, उनकी ये सब कला और वीरता देख देख के क्या हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी थी वही लक्ष्मीबाई की भी आराध्य देवी थी, और सब वो भवानी से ही लक्ष्मीबाई की तुलना किया करते थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद वीर हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। मतलब अब क्या, उनका विवाह के बारे में बताया जा रहा है कि उनका विवाह झांसी में हुआ। किससे हुआ था? गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ था। और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता था उनका विवाह, और गंगाधर राव के साथ वो बहुत प्रसन्न भी थी। और राजमहल में क्या हो गया, जब उनका विवाह हो तो चारों तरफ खुशियाँ छा गई राजमहल में, और सब कहते थे कि बुंदेलखंड की वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चिरतात करने झांसी के महलों में आ गई। यानी उनकी तारीफ में जो गीत गाए जाते हैं, उनकी शौर्य और वीरता के जो गीत गाए जाते हैं, वो अब कहाँ गाए जाएंगे? झांसी में गाए जाएंगे। झांसी के महलों में गूंजेगा उनका शौर्य और वीरता। अब उन कहाँ गूंजेगी? झांसी के महलों में। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया और शिव ने भवानी को। ऐसा मतलब अब कैसा लगने लगा था कि शादी के बाद जैसे कि शिव ने साक्षात भवानी को प्राप्त कर लिया और अर्जुन ने चित्रा को प्राप्त कर लिया हो। आज भी बुंदेलखंड वासियों के मुख से हम उस साहसी रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी,
बुंदले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, खुश थे सब लोग, महलों में शहनाई बजी, मतलब सब लोग तारीफ़ करते थे रानी के शौर्य की, महलों में चारों तरफ चर्चा होती थी। और गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई के जो शादी को है ना, सब लोग कैसे मानते थे, शिव और भवानी की की प्राप्ति के तरह से देखते थे। लेकिन ऐसी खुशी में अचानक ही रानी लक्ष्मीबाई पर क्या दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो उनके संतान भी नहीं थी और ऐसे में संतान नहीं हुई, उससे पहले ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, यानी राजा जी की मृत्यु हो गई। और रानी किस में डूब गई, शोक में डूब गई, यानी बहुत दुख में भर गई, वो दुख से भर गई क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई और उनके पास कोई संतान भी नहीं थी। और इसका क्या था कि लॉर्ड डलहौजी उस समय का जो जनरल गवर्नर था ना अंग्रेज़ों का, उसने एक रूल बनाया था कि जिस भी राजा के कोई संतान नहीं होगी ना, तो उसका साम्राज्य अंग्रेजी उसमें मिला लिया जाएगा, सरकार में मिला लिया जाएगा। तो अब रानी को क्या हो गई, और चिंता हो गई, क्योंकि अब डलहौजी की नज़र किस पे आ गई, झांसी पर। अब तो उसका रास्ता साफ हो गया था, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई और कोई संतान थी नहीं जिसको वहाँ का राजकुमार घोषित किया जा सके। तो रानी और भी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और भी ज़्यादा दुखी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस था वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। देखो मैंने अभी ऊपर बताया, नीचे ये दिया हुआ कि मतलब जैसे ही झांसी में राजा की मृत्यु हुई तो जो डलहौजी था, हर्षाया मतलब वो खुश हो गया, उसको तो अब उसका जो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया झांसी पर अधिकार करने का, और उसको अवसर मिल गया, अच्छा हड़पने यानी हथियाने का अच्छा अवसर उसको मिल गया। और उसने तुरंत ही जो अंग्रेजी फौजें थी उनको कहाँ भेज दिया, झांसी, और वहाँ पर किसका झंडा फहरा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा वहाँ पर फहरा दिया, क्योंकि उसने कहा कि अब तो ये लावारिस है तो वो ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा, यानी हम इसको अब अपने उससे चलाएंगे, अपने हिसाब से इस पर अधिकार कर लेंगे। उसको तो मौका मिल गया, वो तो चाहता ही यही था कि है ना किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर वो अपना अधिकार कर ले। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी उस समय तो क्या थी, रानी दुखी थी और उसने दुखी मन से देखा, अश्रुपूर्ण यानी आंसू भरे हुई आंखों से उसने देखा कि झांसी वीरानी यानी वीरान हो गई है। सब लोग भाई राजा खत्म हो गए और अब उत्तराधिकारी भी नहीं है, तो सब लोग काय में डूबे हुए थे, शौक में डूबे हुए थे। तो उसने ये देखा कि झांसी तो बिल्कुल वीरान हो गई है, कोई इसको संभालने वाला नहीं है। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना करके, पहले जब ये लोग आए थे अंग्रेज तो क्या हुए थे, प्रार्थना करी थी इन्होंने, क्या काय के लिए, कि हमें यहाँ पर भारत में क्या करने दो, व्यापार करने दो। सिर्फ ये व्यापार करने आए थे, तब तो बहुत ऐसे मतलब याचना करी थी इन्होंने, और यहाँ के राजाओं को क्या कर लिया, मतलब भारत के लोग तो क्या है, दयावान हैं, तो उन्होंने दया करके इनको यहाँ पर किसकी इजाज़त दे दी, व्यापार करने की इजाज़त दे दी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, व्यापार के नाम पर हमारे भारत पर कब्जा ही करने लगे ये। और डलहौजी ने क्या किया, पैर पसार लिए और इनकी काया मतलब पहले कहाँ ये दया की भीख लेकर आए थे कि हमको व्यापार करने दो, यहाँ पर काम करने दो, और अब इन्होंने उन्हीं राजाओं नवाबों को क्या करा, पैरों से
ठुकराना शुरू कर दिया, यानी उनमें ठोकर मारना शुरू कर दिया, उनके राज्यों को कब्जाना शुरू कर दिया। ये तो सब नीति अपनाते थे, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर इन्होंने राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। और जिन राजाओं ने, जिन नवाबों ने इनको शरण दी थी, इनको यहाँ व्यापार करने की इजाज़त दी थी, उन्हीं को अभी आंखें दिखाने लगे थे। रानी दासी बनी हुए दासी अब महारानी थी। जो रानी थी उसको ये मंजूर नहीं था, लक्ष्मीबाई मतलब अंग्रेज़ों की गुलाम नहीं बनना चाहती थी, तो वो क्या बनी, अब उन्होंने देखा कि कोई वारिस नहीं है और डलहौजी क्या कर रहा है, इस पर अपना अधिकार करना चाह रहा है, तो उसने खुद को, अपने आप को वहाँ की महारानी घोषित कर दिया और वो वहाँ पर झांसी को उसने संभाल लिया। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। यानी वो देख रही थी कि है ना, अंग्रेज़ों ने क्या किया, पहले दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली छीनी, फिर लखनऊ भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, चालाकियों से, चतुराई से, जैसे भी उनको लगता था कि किसी तरह, तो मतलब वो फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाते थे, आपस में ही भिड़वा देते थे दो नवाबों को और फिर खुद फ़ायदा उठाते थे और उस राज्य को खुद कब्जा लेते थे। ऐसा ही उन्होंने हर राज्य के साथ किया, पहले दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली को कब्जे में लिया, फिर लखनऊ को, फिर और जो पेशवा था बिठूर में कैद कर दिया था उन्होंने, और नागपुर में भी उन्होंने अपना, नागपुर का किला भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये सारे उन्होंने, अंग्रेज़ों ने हथिया लिए थे किसी भी तरीके से। किसी ने तो जो उनके आगे, उनकी फ़ौज के आगे लड़ नहीं सकता था, तो अपने आप वो झुक गया अंग्रेज़ों के आगे, और जो लड़ सकते थे वो लड़के बहुत हार गए। इस तरह से किसी को बंदी बना लिया चालाकी से और उस पर कब्जा कर लिया, तो मतलब किसी भी तरीके से हो, उन्होंने वो हथिया लिए थे। ये रानी देख रही थी। बंगाल, मद्रास आदि को भी की भी यही कहानी थी, यानी उनकी भी यही कहानी थी, उनको भी उन्होंने हथिया लिया था। बुंदले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासे में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आनाम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। क्या कब्जा कर ले लेते थे, तो रानी रोती थी अपने रनिवास, मतलब जहाँ उनका रहने का स्थान होता है उसको रनिवास कहते हैं, जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। और बेगम भी गम में डूब गई, वो भी गम, मतलब वो सब दुखी थे, राज्य जाने के दुख में दुखी थे। और जो ये अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, उनके सारी चीज़ें, उनके कपड़े, क्योंकि पहले ना बहुत महंगे महंगे कपड़े हुआ करते थे, इनके सोने चांदी का उनमें काम होता था। और हम कहते नहीं है भारत को तो सोने की चिड़िया कहते थे, तो सोना बहुत होता था नवाबों के पास, राजाओं के पास, ये उसको कब्जे में ले लेते और फिर इन पेपर में क्या निकाल देते, इनकी नीलामी की खबर, यानी उनको नीलाम करते थे बाज़ारों में। जैसे बोल बोल कर उनकी बोली लगती थी कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार ले लो। इस तरह से वो क्या, हमारे ही जेवर और हमारे ही बाज़ार में हमारे उनकी नीलामी करते थे और हमारे ही लोगों को बेचते थे, फिर उनसे पैसा हड़पते थे। इस तरह से उनकी नीतियाँ बहुत खराब थी, किसी भी तरीके से बस यहाँ की धन दौलत को लूटना उनका मकसद था। यहाँ के लोगों के ऊपर कोई उनको रहम नहीं था, बस यहाँ की जितनी धन दौलत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हड़पना, हथियाना उनका मकसद था। यूँ पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो
झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आहान। इस तरह से सबके मन में क्या थी, सब अंदर से तो क्या थे, दुखी थे, सब अंदर से दुखी थे। और क्योंकि सबका अपमान हो रहा था, महल अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, जिसकी वजह से सब लोगों के मन में ऐसे गुस्सा भर गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और जो रानीवास की रानियां, बेगम सब रोया करती थी, क्योंकि उनका भी अपमान हो रहा था, उनके गहने जेवर सब उन लोगों ने छीन लिए थे। और जो अंग्रेजों की नीतियां थी ना, उनके प्रति लोगों में क्या आ गया था, आक्रोश आ गया था। अब पहले तो क्या थे, राजा वगैरह नवाब यही खिलाफ थे, लेकिन अब जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, गरीब लोग थे, वो भी क्या झेल रहे थे, कष्ट झेल रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों में भी गुस्सा भर गया था। और महलों में रहने वालों भी अपने अपमान से आहत थे, दुखी थे, आहत मतलब दुखी थे। और दूसरी तरफ देश के जो वीर सैनिक थे, उनके मन में क्या था, जो अपने पूर्वज थे उनके लिए सम्मान था, उन पर वो क्या करते थे, अभिमान करते थे। ऐसे में जो नाना साहब थे धुंधपंत पेशवा, उन्होंने भी क्या शुरू कर दिया था, अब धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए सामग्री यानी तलवार, कटार, बर्छी मतलब ढाल वगैरह सब जुटाने शुरू कर दिए थे। और साथ में उनके कौन थी, लक्ष्मीबाई, सुंदर छबीली मतलब सुंदर बहन लक्ष्मीबाई। वो तो खुले रूप से अब अंग्रेजों के खिलाफ उसने लड़ाई का बिगुल बजा दिया था। और एक रणचंडी यानी एक ऐसा रूप उन्होंने धारण कर लिया था कि अब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगी ही। और खुल के सामने युद्ध का ऐलान उन्होंने कर दिया था। अब क्या हो गया, मतलब युद्ध की शुरुआत, मतलब एक तरह से उसकी रूपरेखा तैयार हो गई युद्ध की। और सारे देशवासियों, अब सबसे पहले क्या, लोगों को जागरूक करना जरूरी था। तो सब लोगों के मन में क्या, सोई हुई जो वो लोग हो गए थे ना, अब गुलामी की आदत पड़ गई थी, हाँ ठीक है सह रहे थे सब लोग, तो उनके मन में भी क्या आ गई थी, जागृति आ गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश भर गया था और वो उनसे छुटकारा चाहते थे। और जो बुंदले हैं वही हमें ये कहानी, ये कविता सुनाते हैं, उनकी कविता से हमें ये सुनने को मिलती है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। यानी इस क्रांति की अब महलों में आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और महलों से निकलकर जो झोपड़ी के लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे, क्योंकि वो भी दुखी थे, वो भी आक्रोशित थे, वो भी अब अपने इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। और स्वतंत्रता की ये चिंगारी सारे देशवासियों के मन में जागृत हो चुकी थी और झांसी से लेकर दिल्ली तक ये पहुंच चुकी थी। और लखनऊ में भी, मेरठ में भी, कानपुर, पटना, सब जगह इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और अंदर ही अंदर सब लोग उनसे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे और हथियार इकट्ठे कर रहे थे और लोग इकट्ठे कर रहे थे, सैनिक इकट्ठे हो रहे थे। इस तरह से इसकी तैयारियां चल रही थी। सबसे पहले आपको पता होगा, एक छोटी मेरठ में ही शुरू हुई थी, मेरठ के सैनिकों ने ही सबसे पहले बगावत की थी।
जबलपुर और कोल्हापुर में भी चिंगारियाँ भड़की थी, यानी अब ये सब जगह पूरे भारत में ये इसकी आग भड़क चुकी थी और जगह जगह लोग है ना इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी, इन्होंने क्रांति की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये कहानी हमने बुदले के मुंह से सुनी है। 2 लेक्चर्स क्यों नहीं बनाते इसके? क्यों एक में कितना बड़ा 1 घंटा तो हो गया तुम करते करते। हाँ, तो ये सुनते रहेंगे 1 घंटे। थोड़ी होता है। चलो अब दूसरा बना देती हूँ। पॉज कर दिया। अब दूसरा बनाऊँ तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब बच्चों को बताना पड़ेगा ना कि भाई हाँ अब दूसरे लेक्चर में बाकी काम दूसरे लेक्चर में करेंगे, तो इस तो लेक्चर में हाँ। खत्म करो। मैं तो रुको, मुझे ये वाला तो ख़त्म कर देता हूँ। हाँ तो करो ना, मैं ऑन कर रहा हूँ दोबारा से। ये बहुत बड़ा है लेसन।